नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दी पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए आज हम रीजनिंग के पार्ट 74 करने जा रहे हैं। 73 पार्ट तक यदि आपने नहीं देखा तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम 74 पार्ट में रीजनिंग के टॉप 20 प्रश्न लेके आए हैं और टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसे आज करवाने वाले हैं। उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। इस प्रश्नों का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के साथ वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ जो विकल्प दिया हुआ है उस विकल्प से हमें इस संख्या और इस संख्या के बीच संबंध स्थापित करते हुए हमें इस संख्या का सम्मान प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम 925 को 16 के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो ज्ञात करना है। तो 925 को जब 16 में कन्वर्ट करेंगे हम तो कैसे करेंगे, उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 925 को के अंकों को जोड़ेंगे। 9, 2 और 5। जब इसको जोड़ते हैं तो 9 2 11 5 16 हमारा ये संख्या प्राप्त हो जा रहा है। हमारा क्या हो जा रहा है, ये संख्या प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार 830 के अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 8 जोड़ 3 जोड़ 0। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 3 11 हमारा आंसर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेन आरेख निम्नलिखित ऑप्शन से हमें ढूंढना है। अब सप्ताह, महीना और वर्ष, तो वर्ष का जब वेन आरेख बनेगा तो वर्ष ये हो जाएगा। वर्ष के अंदर सप्ताह होता है, महीना होता है। वर्ष के अंदर क्या होता है, महीने का डायग्राम होता है और महीने के अंदर सप्ताह के डायग्राम होते हैं। तो जब हम इस प्रकार के डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम जब हमारा ऑप्शन में होगा तो वह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो ऑप्शन हमें कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा और ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 30 में हम कितना जोड़ते हैं? 33 हो जा रहा है। 30 में 3 जोड़ेंगे, 30 में 3 जोड़ते हैं तो 33, 33 में 4 जोड़ते हैं तो 37, 37 में 5 जोड़ते हैं तो 42, 42 में 6 जोड़ते हैं तो 48, 48 में 7 जोड़ते हैं तो 55 और 55 में 8 जोड़ेंगे तो इस श्रृंखला का प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो संख्या होगा वो आ जाएगा। तो 8 5 13 5 1 6 63, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है। 541 को क्या लिखा जाता है? 100 लिखा जाता है। 541 को 100, 671 को क्या लिखा जाएगा? तो 541 को जब हम लिखते हैं 100 के रूप में तो 5 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ने के बाद 10 और 10 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो ये हमारा 100 कोड आ जाता है। तो उसी प्रकार 671 का जब हम ज्ञात करेंगे, 671 का कोड, तो 6 जोड़ेंगे, जोड़ 7 जोड़ 1 14 और 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा
196 होगा। क्या होगा? 196 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब देखिए, संबंधित अक्षर को जब चुनने का समय आए तो हमें शब्दों के बीच, अक्षरों के बीच संबंध को ढूंढना है। अक्षरों के बीच क्या करना है? संबंध को ढूंढना है। तो संबंध को R 18 नंबर और T 20 नंबर +2, इसमें भी +2, B 2 नंबर और D इसमें भी +2, मतलब +2 +2 +2 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। अब इसके साथ हम पैटर्न लगाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे +2 करके हम लाएंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 नंबर पे C होता है। फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 3 आएगा तो C हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 होता है F, मतलब CCF जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ था? अक्षरों के बीच संबंध जो था, और पैटर्न +2 +2 +2 अक्षरों के बाद की अक्षर थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसी कूट भाषा में एनिमल को 1 1 4 9 1 3 1 1 2 कूट लिखा है, तो कैट को क्या लिखेंगे? अब एनिमल को लिखा है 11 49 13 112, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? ए का, अब देखिए एनिमल का जो लिखा है कोड, यहाँ पे ही हम ज्ञात कर लेते हैं। ए 1 नंबर पे होता है। ए कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। एन कितने नंबर पे होता है? एन होता है 14 नंबर पे। आई कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। एम कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। एक फिर कितने? 1 नंबर पे, और एल 12 नंबर पे। देखिए ये 1 14 9 13 1 और 12, मतलब एनिमल का स्थानीय मान ही इसका, एनिमल में जो अक्षर है, अक्षरों का स्थानीय मान ही इसका कोड दिया हुआ है। तो इसी प्रकार हम कैट का जब ज्ञात करेंगे तो कैट कितने नंबर पे? C 3 नंबर। C कितने नंबर पे होता है? 3 नंबर पे। ए कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। टी कितने नंबर पे? 20, मतलब 31 20 जहाँ पे हमारा आ जाएगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए बी बराबर 27, बी सी बराबर 125 और सी डी बराबर 343 दिया हो तो ए बी डी बी का कोड क्या होगा? अब ए बी का मान 27 दिया है, तो ए का मान होता है कितना? 1, बी का मान होता है 2 और 1 को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा? 3, और 3 का यदि हम घन निकाल लें तो 3 तिये 9 9 तिये 27, मतलब हम स्थानीय मान के जोड़ का घन ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा ये कोड प्राप्त हो जाता है। यही हम BC के साथ भी करके देखेंगे, क्या यही लगा हुआ है? B हमारा 2 नंबर, C हमारा 3 नंबर, दोनों को जब जोड़ के घन निकालेंगे, 5 का घन करते हैं तो 125 आ रहा है, और ये 125 यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हमारा कोड निकल गया। अब CD का देखते हैं, क्या यही कोड दिया हुआ है? C हो जाता है आपका 3 नंबर, यहाँ ले लेते हैं इसका C 3 नंबर, जोड़ D 4 नंबर, D कितना? 4, 4 3 7, और 7 का जब घन करेंगे हम तो 7 7 49, 49 7 343 होता है। तो हमने क्या प्राप्त किया? हमने पैटर्न प्राप्त कर लिया। स्थानीय मानों का योग का घन ही कोड होता है उस शब्दों का। तो हम A, B और A, B, D, B का कोड ज्ञात करेंगे
तो यह कॉर्ड कैसे ज्ञात करेंगे? ए का स्थानीय मान 1, बी का स्थानीय मान 2, डी का स्थानीय मान 4 और बी का स्थानीय मान 2। इस सबों को जब जोड़ देंगे हम और जोड़ के बाद जो आएगा उसका घन ज्ञात करेंगे। 2 1 3, 4 3 7, 2 9 और 9 का घन करें तो 9 नमा 81 और 81 नमा 9 8 72, 729 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 729 हमारा आंसर आएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर 23वां है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल बराबर जैसे निकालना हो तो कुल व्यक्ति की संख्या बराबर होता है बाएं से या ऊपर से दिया हो, बाएं से जोड़ दाएं से, बाएं से जोड़ दाएं से घटे 1। बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से हमें 23 संख्या प्राप्त है, उसमें से 1 घटा देंगे तो 23 जोड़ 22 हमारा कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे ही ज्ञात कर लेते हैं। 3 2 5, 2 45। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 हो जाएगी जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया। 4 धातु है कुल। ए बी से भारी है, बी सी से भारी है और भारी ऊपर नीचे करके हम और बड़े छोटे को हम ऊपर नीचे करके रखेंगे। प्रश्न में क्या दिया है? ए बी से भारी है, तो बी से ए भारी है तो ए ऊपर हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा। बी सी से भारी है, बी किससे भारी है? सी से भारी है तो सी नीचे हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा। और ए से भारी नहीं है, और ए से भारी नहीं है तो ए से हल्का है। अब क्या दिया है? बी सी से भारी है और ए से भारी नहीं है। बताए सबसे भारी कौन है? ए बी से भारी है और बी सी से भारी है और ए से भारी नहीं है। सी से भारी है, ए से हल्का है। ठीक है, हमने डाल दिया यहाँ पे। बताएं सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी यहाँ पे 4 डब्बा रखा नहीं गया है। सी सबसे कम भारी है, तो सबसे भारी ऊपर में डी एक समान बचा हुआ है जो डी ऊपर सबसे ऊपर चला जाएगा। तो हमारा सबसे भारी कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे भारी समान ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए, विशाल नाम का एक लड़का है, लड़की की ओर इशारा करके बोलता है, लड़की की ओर इशारा करके बोलता है विशाल। ये विशाल है। लड़की की ओर इशारा करके बोलता है वह मेरे दादाजी, मतलब यह विशाल के दादाजी, मतलब दादा का मतलब हुआ पिता का पिता। पिता का पिता हो गया दादा। वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र पिता ही हो गया इनका, की बहू है। इसकी बहू है यह लड़की, जिसकी तरफ वह इशारा करके बोल रहा था। लड़की की तरफ जो इशारा करके बोल रहा था यही ये वो लड़की है, बहू है, और ये विशाल हो गया। अब इसमें लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है? विशाल का लड़की कौन लगेगा? विशाल का लड़की कौन लगेगा, ये ज्ञात करना है। अब समझिए, विशाल के पिताजी का इकलौता पुत्र विशाल का पिताजी, इकलौता पुत्र विशाल का कौन हो गए? पिताजी हो गए। ये इकलौता पुत्र हो गए किसके?
दादा के है, तो इसके दादा जब दादा के पिता, दादा का बेटा तो विशाल का पिता हुआ, और विशाल के पिता का बहू इसकी पत्नी है न होगी। कौन होगी? विशाल का पत्नी होगी। अब पत्नी होगी तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक ही पासे दो स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा? देखिए, जब पासा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक और एक होता है सामान्य पासा। दोनों पासा का जानकारी होना जरूरी है। मानक पासा, जिसमें जो हमारे घर में छक्के का प्रयोग करते हैं लूडो में, उसे मानक पासा बोलते हैं। और सामान्य पासा जो गेम में कहीं कहीं खेला जाता है, वो सामान्य पासा कहलाता है। पहचानेंगे कैसे? जब आमने सामने के फलक, ये आमने सामने के फलक हैं, ये किसी दो फलक का जोड़ यदि 7 हो जाए तो वो सामान्य पासा होगा। अब देखिए, 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, तो ये सामान्य पासा हो जाएगा। ये कौन सा पासा हो जाएगा? सामान्य पासा। यही पहचानने का नियम है। जिस पासे में हम आमने सामने के दो फलक, किसी दो फलक को जोड़ने से 7 प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो वह मानक पासा कहलाएगा। अब 6 3 9 5 3 8 ये मानक पासा कहलाएगा। कब? जब ये सिंगल पासा होगा तब। यह केवल ये पासा ना होके केवल ये पासा हो तो ये मानक पासा कहलाएगा। और इसमें हम पता कर सकते हैं कि 6 के पीछे 1 होगा, 5 के पीछे 2 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, क्योंकि आप लूडो के छक्का में देखिएगा तो ये आपको दिखेगा। 6 के ठीक विपरीत 1 होता है। अब हम आते हैं सीधा कहाँ पे? अब हम आते हैं कि सामान्य पासा जब हम पहचान लिए, मानक पासा पहचान लिए, तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे? इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न में दिया हुआ है 5 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो ये सामान्य पासा हमने पहचान लिया कि ये सामान्य पासा है। जब सामान्य पासा हो तो दोनों पास से जो दी गई पासा के सीरीज होंगे, 2 3 4 5 जो भी होंगे, उसमें से कोई 2 पासा लेके हम उसके अंकों का कॉमन संख्या निकालेंगे। कॉमन संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे हम? अब कॉमन अंक निकालेंगे। पासा 1 और पासा 2 का कॉमन अंक हम ज्ञात करेंगे। पासा 1 या पासा 2 ऐसे लिख देते हैं हम। अब कॉमन अंक जब निकालेंगे पासा 1 का, 1 में कॉमन, 1 और 2 का कॉमन कौन सा है? देखिए 3 दोनों में है, यह 3 कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया। 6 दोनों में है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, दोनों कॉमन है। तो 3 और 6, 3 और 6 क्या है? दोनों कॉमन है। तो 5 के विपरीत सीधा हो जाएगा। 5 के विपरीत 1 बचा कौन? 5 के विपरीत 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जब 1 कॉमन रहे तो अच्छा, जब 2 कॉमन हो जाए तो हमें तीसरी संख्या का विपरीत जो बचा हुआ अंक है वही निकल जाएगा। जो बचे हुए अंक के तीसरी संख्या होंगे वही तीसरी संख्या के विपरीत अंक हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 5 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन कीजिए। अब देखिए, नीचे जब प्रतिबिंब, नीचे का ऊपर प्रतिबिंब बने, जल में जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या देखना होता है? जल में ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखता है, बस यही फर्क है। अब ये ऊपर का भाग जो है, ये नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा जल में। जल में ये तस्वीर बनेगा और ये भाग नीचे आ गया। ये भाग कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो अब हम इस तरह के जल में प्रतिबिंब जब भी बनेगा
तो ऑप्शन ये बी संभव नहीं है, ए डी भी संभव नहीं है, ज्यों का त्यों संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों से विषम को पहचानिए। विषम को पहचानने के क्या नियम हैं? हम इसके स्थानीय मान को देखते हैं, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, मतलब +2 और +2 का यहाँ पे, इसमें भी क्या हुआ है 2 +2, इसमें भी क्या हुआ है +2 +2, लेकिन ये 7 1 8 +1 और 8 2 10 +2 हुआ है। अब भी इसमें अलग, ये देखिए यहाँ पैटर्न क्या है, +2 +2, यहाँ भी +2 +2, यहाँ भी +2 +2, लेकिन यहाँ +1 +1। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो इस तीनों विकल्प में भिन्न विकल्प है, तो विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करिए। जूते का संबंध पैर के साथ है, वही संबंध टोपी का किसके साथ होगा वो ज्ञात करना है। तो जूते पैर में पहने जाते हैं, तो टोपी कहाँ पहने जाएंगे, टोपी सिर में पहने जाएंगे। तो सिर हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, और लुप्त संख्या का चयन करते हुए हमें बीच की संख्या, बड़ी संख्या प्राप्त करना है, और ये इससे प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 0 को 6 के साथ जोड़ेंगे 6, 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे 10, और 10 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। और 12 में जब 2 घटा देंगे तो हमारा 10 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, 10, जो हमें ऑप्शन जो बीच में दिया हुआ है वो हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम इस 2 को 10 के साथ जोड़ेंगे तो 12, 12 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 20, 20 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 26, और 26 में से हम 2 घटा देंगे, 26 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 24, जो यहाँ पे बीच में दिया हुआ है हमारा अंक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम इस तीसरे वाले का करेंगे, 4 को 14 से जोड़ेंगे, 14 4 18, 18 को 12 से जोड़ेंगे, 18 2 20 10 30, और 30 को 10 से जोड़ेंगे 40, कितना हो जाएगा 40, और 40 में से 2 घटा लेंगे उसी पैटर्न के हिसाब से तो हमारा आंसर 38 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 38, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं हमें वो ज्ञात करना है। यहाँ पे बी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये तो बन जाएगा। यहाँ बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, नहीं, इस ब्लेंडिंग में ए शब्द कहीं नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इस शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनेगा। ए कहीं पे है ही नहीं, तो ए जब नहीं है तो ए वाला शब्द कोई नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। निम्न आकृति में से कितने वृत्त हैं, कितने वृत्त हैं, वृत्त ज्ञात करना है। वृत्त कैसे ज्ञात करेंगे, काउंट कीजिए, 1 2 वृत्त यहाँ, 3 4 5 6 7 8, 8 इस वाले वृत्त में। अब हम इस वृत्त को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 8 5 13, अब 14 15 16 17, 13 4 17, कुल वृत्तों की संख्या हमारे 17 हैं।
जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, नीचे दी गई आकृति किस विकल्प से चिन्हित है। यह आकृति पी की आकृति है, जो यहाँ पे जीरो की आकृति है। ऑप्शन ए में संभव नहीं है, यहाँ भी जीरो की आकृति है। सी भी संभव नहीं है, यहाँ भी जीरो की आकृति है। डी भी संभव नहीं है। तो यहाँ एक पी की आकृति दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे जब आकृति एक बनेगी तो एक आकृति ऐसे बनेगी, ये लाइन ऐसे सटेगा। तो इस प्रकार का लाइन ऑप्शन सी में नहीं है, डी में नहीं है, और ये छोटी से बड़ी हुई है, छोटी से बड़ी हुई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी बड़ी से बड़ी है, ये ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।